योगी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उर्दू और फारसी जबान को यूपीपीसीएस के इम्तहानात से खारिज कर दिया है। रियासती हुकूमत ने यूपीपीसीएस के इम्तहानात से उर्दू फारसी मज़ामीन खत्म करने का फैसला किया है। पीसीएस से उर्दू फारसी खत्म किए जाने से जहां एक जानिब उर्दूदा तबका हैरान रह गया है, वहीं दूसरी जानिब उर्दू फारसी मज़ामीन के साथ पीसीएस की तैयारी करने वाले सैकड़ों तुलबा का मुस्तकबिल भी तारीख हो गया है। पेश मुश्ताक आमिर की एक खास रिपोर्ट। यूपी में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है, लेकिन योगी हुकूमत ने दूसरी सरकारी जुबान को ही पीसीएस के इम्तहानात से खत्म कर दिया है। उर्दू के साथ ही मुल्क की कदीम तहजीबी जुबान फारसी को भी पीसीएस के इम्तहानात से बेदखल करने का फैसला किया गया है। योगी हुकूमत के इस फैसले से उर्दू और फारसी मज़मून के साथ मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों में सख्त मायूसी है। पीसीएस में जब हम भी तालिब इल्म थे तो एक ज़माने में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेन सब्जेक्ट के तौर पे अक्सर फ़ारसी और उर्दू रखा करते थे, अरबी भी रखते थे। तो हुकूमत ने अगर ऐसा कदम उठाया तो बहुत मुनासिब नहीं होगा ये, और इस पे फिर से असर नौ गौर करना चाहिए कि ज़ुबान से क्या किसी की दुश्मनी या उससे क्या इनकार हो सकता है। ज़्यादातर बच्चे जो उर्दू सब्जेक्ट या पर्शियन से पीसीएस मेंस में क्वालिफाई के लिए वो जो अपना चॉइस रखते थे, उनके लिए बड़ी मुश्किलें हैं। दरअसल अब उनको कोई ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा और बुनियादी तौर पर उनको शुरुआत करनी पड़ेगी, जिससे ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो वाकिफ़ नहीं होते हैं, तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। गरचे योगी हुकूमत ने उर्दू और फारसी के साथ साथ 3 दीगर अहम मज़ामीन जैसे डिफेंस स्टडीज़, सोशल वर्क्स और ज़रई इंजीनियरिंग को भी पीसीएस के इम्तिहान से हटा दिया है। हुकूमत के इस गैर मामूली फैसले ने उर्दूदा तबके को हैरत में डाल दिया है। योगी हुकूमत के इस फैसले पर उर्दूदा तबका सदमे की हालत में है। यकीनन ये गलत इक़दाम है कि भले ही 6-7 बच्चे या 10 बच्चे ही पीसीएस में उर्दू मीडियम से या उर्दू सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट बनाकर पीसीएस में अपने को एग्ज़ाम में शामिल करते हों। यहाँ लेकिन दूसरी वजह यह भी है कि उनकी तादाद भी दिन ब दिन घट रही है। पीसीएस जे में सबसे पहले हटाया गया था उर्दू फारसी को, और ये शायद 7-8 बरस पहले की बात है, आज की बात नहीं है। तो ये शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी, क्योंकि सोच बिगड़ी वही सोच फैल गई है। अब संकीर्ण सोच वाले तो बहुत जगह से बहुत दिनों से हमारे मुल्क में हैं, और वो उसे अपनी बात को फैला रहे हैं, अपनी संकीर्णता को फैला रहे हैं। योगी हुकूमत अपने सख्त और चौंकाने वाले फैसलों की वजह से जानी जाती है। पीसीएस जैसे अहम इम्तहानात से उर्दू और फारसी को खत्म करके योगी हुकूमत ने उर्दूदा तबके को एक पैगाम देने की कोशिश की है। अब सवाल ये है कि उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी जुबान होते हुए इसको इम्तहानात के निसाब से कैसे खारिज किया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। उर्दू और फारसी को पीसीएस के इम्तहानात से खारिज करने के मामले में एएमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एएमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने योगी हुकूमत के इस फैसले को उर्दू दुश्मनी पर मबनी करार दिया है। एसोसिएशन के मकामी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट बख्तियार यूसुफ ने कहा है कि योगी हुकूमत ने उर्दू और फारसी को पीसीएस से इसलिए हटाया है ताकि मुस्लिम तबके को सिविल सर्विसेज में जाने से रोका जा सके। एएमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने हुकूमत से अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा भी किया है। सिविल सर्विसेज में और एडमिनिस्ट्रेशन में जो आने का बढ़ा है, और हमारी तादाद भी बढ़ी है पहले के मुकाबले, तो ये बढ़ती हुई तादाद को देख के उन्होंने ये बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया कि इनकी जो ज़ुबान अपनी खुद की है यही ख़त्म कर दो। अब जाहिर सी बात है, हमें अब दूसरी ज़ुबान को बतौर मजमून रखना पड़ेगा, बतौर सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अब उसमें हम अलग से मेहनत करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम हार जाएंगे अपने मकसद में। अगर हमें अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है तो हम दूसरी ज़ुबान को भी पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इन्होंने किया है
یہ سوچی سمجھی ان کی بالکل سازش ہے۔ مدھیہ پردیش جمعیت علماء ہند کے صدر حاجی محمد ہارون نے اتر پردیش حکومت کے ذریعے UPPCS کے امتحانات سے اردو اور فارسی کو ہٹانے کی بھی سخت مذمت کی ہے۔ ہمارے نمائندے مہتاب عالم نے اس تعلق سے حاجی محمد ہارون سے خاص بات چیت کی۔ کی بہت ساری زبانیں ہیں، تامل ناڈو میں تامل بولی جاتی ہے، کیرلا میں کیرلا بولی جاتی ہے، کشمیر میں کشمیری بولی جاتی ہے، تو ہر زبان کے اندر ہر علاقے میں مختلف زبانوں کے کی جو مادری زبان ہوتی ہے اس میں امتحانات ہوتے ہیں۔ تو اگر اردو اور فارسی میں جو چلا آ رہا ہے، کیونکہ بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طالب علم اردو میڈیم میں اور فارسی میڈیم میں بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو یہ تو ایک طرح سے ان کو کمپیریٹیو ایگزام میں روکنے کا ایک سازش ہے، کیونکہ جن بچوں نے اردو میڈیم میں تعلیم حاصل کی ہے، وہ سرکاری اسکولوں میں حاصل کی ہو یا مدرسوں میں حاصل کی ہو، ان کو حق بنتا ہے کہ وہ امتحان میں بیٹھیں اور ملک کے مین دھارا میں آئیں اور ایگزام دے کر اعلیٰ جو ہے نوکریاں حاصل کریں۔ تو آپ اردو کے روکنے کے نام پر ایک طرح سے مسلمانوں کو روکنے کی یہ سازش نظر آتی ہے۔ مالیگاؤں میں گھریلو تشدد کا شکار ایک خاتون نے تیزاب پی کر خودکشی کر لی۔ شہر کے جعفر نگر کی روبینہ بانو سہراب علی نامی خاتون نے گھریلو تشدد کی وجہ سے اپنے ہی گھر میں تیزاب پی کر خودکشی کر لی۔ اس معاملے میں پولیس نے خاتون کے شوہر اور 3 بیٹوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ خودکشی کرنے والی خاتون کے بھائی اور ماں نے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی کہ اس کی بہن کے نام پر موجود زمین کو اس کے سوتیلے بیٹے کے نام پر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور اسے جسمانی اور ذہنی اذیت پہنچائی گئی اور پاگل کہہ کر کئی مرتبہ گھر سے نکال دیا۔ اسے پریشان ہو کر اس نے اپنے گھر میں تیزاب پی لیا اور دوران علاج اس کی موت ہو گئی۔ مہلوکہ کے رشتہ داروں نے خاتون کے شوہر اور اس کے اہل خانہ پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ انہوں نے ہی روبینہ کو تیزاب پلا دیا۔ ابھی 2 دن پہلے ہے نا، وہ میری بہن کو وہ لوگوں نے تیزاب پلائے اور مارے بھی، اور اس کے بعد اس کی انہی ڈیڈ ہو گئی۔ اور جب دھلیا گیا تو ہم کو مطلب معلوم بھی نہیں کیا ایسا ہوا مسئلہ، تو آج ہم کو سیدھا میت خبر آئی۔ جو مارا تھا روکا آدمی، بہت مارا تھا روکے، مار کو بے حالت کروا لیں۔ 2 دن پہلے تو ہو کے تو وہ ایسڈ پلا دیے، کیا ہم لوگ کو انصاف چاہیے۔ حیدرآباد میں پھر ایک مرتبہ انسانیت شرمسار ہو گئی۔ ایک اور معصوم لڑکی جہیز کی بھیٹ چڑھ گئی۔ کلسم پورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں رہنے والی معراج بیگم کی شادی 14 ماہ قبل عمران سے ہوئی تھی۔ شوہر کے علاوہ سسرال والوں نے مزید جہیز کا مطالبہ کرتے ہوئے معراج بیگم کو ہراساں کرنا شروع کیا۔ 15 دن قبل 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کرتے ہوئے معراج بیگم کو مائکے روانہ کیا گیا۔ معراج بیگم جب سے سسرال کے مکان سے آئی تھی اس وقت سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آج معراج بیگم کو دواخانہ لے جایا گیا جہاں علاج کے دوران معراج بیگم کی موت ہو گئی۔ معراج بیگم کی والدہ نے کہا کہ سسرال والے ہمیشہ مزید جہیز کا مطالبہ کرتے ہوئے لڑکی کو ہراساں کر رہے تھے۔ سسرال والوں کی ہراسانی سے ہی معراج بیگم کی موت ہو گئی ہے۔ کرنا پیسے لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، ان کا سونا بیچیے، سو بیچ لیے، 4 دن کو 5 بھائیاں ہیں، ہر بھائی ہر مہینے کو پیسے دینا، ان کو کپڑے نہیں ہونا، پیسے چھونا، جاؤ بھائیوں کو نہیں سے لے کے جاؤ، بھاجوں کو کون ٹارچر کر رہے ہوں؟ شوہر، ساس، ننند یہی بولتے تھے۔ اب پرسوں جو بھیجے 1 لاکھ روپے لے کے آؤ بول کے بھیجا ہے، اور طبیعت بہت خراب تھی تو جاؤ دوائیں لے کے علاج کرا لے کے آؤ بول کے بھیجے۔ اب کیا ہوا بچی کو؟ کمپلینٹ وغیرہ کرے تھے آپ لوگ؟ نہیں کرے تھے۔ بچی کوئی چیز سے تڑپ رہی تھی یا کوئی شکایت کر رہی تھی کہ اس چھاتے میں درد بہت خراب ہو رہے تھے؟ جی۔ اس کے بعد میں کون سے ہاسپٹل میں اس کو کہاں پر لے کے گئے؟ یہ صبح میں تو عثمانیہ کو لے کے گئے تھے، وہاں پہ ٹیسٹاں ہوئے کرائے، پھر واپس بھیج دیے۔ اس کے بعد میں پھر رام نگر کے ہاسپٹل میں لگے تھے، وہاں پہ لے کے گئے، پھر لٹائے، اے سی ہوئے، نکالے، اتنی دیر میں ختم ہو گئی۔ کتنے سال ہوا بچی کی شادی ہو گئی؟ شادی ہو گئی دسمبر، 14 مہینے ہوئے دسمبر میں۔ کہاں رہتا بچہ؟ مصد پورے کا۔ کیا نام ہے اس کے؟ عمران، محمد عمران۔ بچی آئی کتنے دن ہوا یہاں پہ؟ بچی آئی 15 دن ہو رہا۔ ان کی طبیعت ہی صحیح نہیں رہ رہی تھی تو ان کو تھوڑا ہاسپٹل میں لے کے دوائیں کھلائے کرے۔ ناندیڑ ضلع کے لوہا تعلقے سے واقع جامگا نامی گاؤں میں ایک دلت نوجوان پر جان لیوا حملہ کیا گیا جس کی وجہ سے متاثرہ نوجوان کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ متاثرہ نوجوان کے افراد خانہ سے ملاقات کرنے اور حملہ وروں کو فوری
गिरफ्तार करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। ऐसे में मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ रामदास अठावले ने भी नांदेड़ का दौरा किया। यहां उन्होंने हमले में जख्मी हुए दलित नौजवान के घर जाकर उनके अफराद खाना से मुलाकात की और उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि हुकूमत की जानिब से उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। खैर मकदम है। अल्लामा शिबली नुमानी के खतूत मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम किताब का इजरा आज हबीब मंजिल में पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्लुर रहमान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर प्रोफेसर जफरुल इस्लाम इस्लाही और प्रोफेसर एमरेट्स फरहतुल्लाह खान के साथ मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के खानवादे से प्रोफेसर मदियुर रहमान खान शेरवानी मौजूद रहे। इस किताब को फैसल अहमद नदवी भटकली ने मुरतब किया। रस्म इजरा तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि अल्लामा शिबली नुमानी और मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी का हिंदुस्तान की इल्मी और सकाफती सरगर्मियों में कलीदी किरदार था। ये खतूत पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियान मुसलमानों की तहजीब, तमद्दुन और सियासी शऊर की अक्कासी भी करते हैं। अलीगढ़ तहरीक और इस जैसी दीगर तहरीकों का मजमुआ इन खतूत में शामिल है। शिबली नोमानी ने मौलाना शिबली नोमानी ने जो खतूत मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे उनका मजमुआ है। इनमें से बाज़ खतूत पहले छप चुके थे लेकिन अब लोगों के दस्तरस में नहीं थे, उनके नहीं पहुंचती वहाँ तक, तो उसको छपवाया गया। ये जो खतूत हैं ये सिर्फ़ दो लोगों के बीच की ख़त किताबत नहीं है, वो दोनों शख्सियात मौलाना शिबली और मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी अपने दौर के ऐसी शख्सियात हैं जिनका मुख्तलिफ़ इदारों से, मुख्तलिफ़ तहज़ीबी तमद्दुनी तहरीकों से, तालीमी तहरीकों से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि फैसल भटकली साहब ने बड़े अहतमाम से ख़ास तौर पर उसके हवाशी जो उन्होंने मुरतब किए हैं, उन खतूत में जिन लोगों के नाम आए हैं उन लोगों के बारे में उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ लिखा है। तो ये एक बड़ा काम हुआ है और रियाज़ुर रहमान खान साहब शेरवानी मरहूम को इसकी बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश थी और वो चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी में इस काम को मुकम्मल होते हुए देखें, लेकिन अफसोस कि उनके ज़माने में ये काम मुकम्मल नहीं हो सका और आज उनके साहबजादे मदियुर रहमान खान साहब शेरवानी ने इस किताब की रस्म इजरा हबीब मंजिल में मुनक़िद की और हम सब लोगों को उसमें शिरकत का मौका। सहारनपुर की देवबंद तहसील से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़ गांव बनीहेड़ा 20,000 की मिलीजुली आबादी वाला गांव है। मगरबी यूपी के दूसरे गांव की तरह यहां भी बुनियादी सहूलियात की कमी रही है। यहां के लोगों को भी तालीम, रोजगार और मेडिकल के लिए शहर का रुख करना पड़ता है। लेकिन अब जमीयत उलमाए हिंद ने इस गांव को गोद लेकर यहां साफ सफाई से लेकर तालीम और तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए जमीयत की यूथ विंग की मदद से कोशिशें अंजाम देने का ऐलान किया है। जमीयत के इस ऐलान से मकामी लोगों में भी खुशी का माहौल है। कि गांव के अंदर बच्चों को तालीम के लिए अग्रसर किया जाए, बच्चे आगे तक पहुंचे पढ़ लिख करके, और गांव में एक जो है गांव को मिसाली गांव बनाने के लिए गांव में सफाई, ज़बरदस्त सफाई व्यवस्था की जाए, गरीबों की मदद की जाए और जो बीमार हैं, गरीब लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनकी भी जो है आर्थिक मदद करने की जमीयत काम करेगी। जमीयत उलमा हिंद ने हमारा गाँव गोद लिया है। ये मिश्रित गाँव है, सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और जमीयत उलमा हिंद गोद ले करके यहाँ पे जो लड़के पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, MBBS करना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, तो जमीयत उलमा हिंद उनका सहारा। महाराष्ट्र के अकोला जिले में वाक़े हथरून नामी गांव के 9 मुंतखब ग्राम पंचायत मेंबरान ने अपने बस्ती को मिसाली गांव बनाने का अज़्म किया है। इसके लिए इन लोगों ने अनाहजार के गांव रालीगन, सिद्धि और दीगर आदर्श गांव का दौरा किया। नौजवान और तालीम याफ्ता मेंबरान ने आदर्श गांव में फराहम की जाने वाली सहूलियात को अपने यहाँ भी मुमकिन बनाने की कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत इंतखाबात अमल में आए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर इख्तिदार की तब्दीली नजर आई है। अकोला जिले के हथरोन नामी गांव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ इख्तिदार की तब्दीली ने सियासी पेशरफ्त की नई मिसाल पेश की है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ नौमुंतखबा सरपंच और मेंबरान नौजवान और तालीम याफ्ता हैं, जो रिवायती तरीके से हटकर गांव की तरक्की अपने ढंग से करना चाहते हैं।
यूनिक विलेज यानी मिसाली गांव बनाने की नीयत से इन लोगों ने सबसे पहले महाराष्ट्र के इन देहातों का दौरा किया, जो पहले से ही मिसाली गांव की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। हम यहाँ अन्ना के गांव में रालीगंज सिद्धि के अंदर उनके मार्गदर्शन के लिए आए थे। उन्होंने हमें अच्छा गाइडेंस किया है और उन्होंने बताया कि गांव को अपन कैसे संवार सकते हैं। तो इसके लिए हम उन्होंने जो बातें बताई है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूर कोशिश करेंगे। अभी हम जो 8 जने हाथरून से जो चुन के आए उनकी सलाह राह लेने आए थे। कैसा मार्गदर्शन किया आपने? अन्ना ने एकदम मस्त मार्गदर्शन करे। महाराष्ट्र में भास्कर पेरे का गांव पटोड़ा, समाजी जहदकार अन्ना हजारे का गांव रालेगांव सिद्धि और पोपटराव पवार का गांव हेवारे बाजार आदर्श गांव के नाम से मशहूर हैं। यहाँ आवाम को फराहम करदा बेहतरीन किस्म की सहूलियात पूरे मुल्क में मशहूर है। हेतरून के नौमुंतखबा मेंबरान ने यहाँ का जायजा लेकर अपने गांव में भी नाफिज करने का मंसूबा बनाया है। इसलिए इन लोगों ने अन्ना हजारे से मशवरे तलब किए। अभी देखो ना, 3000 आबादी का गांव, शब्द खाली नहीं जाने थे, शब्द खाली नहीं जाने देते। तो ये कठिनाई आती है, दिक्कतें आती है, ये हमारी कसौटी होती है। उससे डरना नहीं, उससे हटना नहीं, इतना है कि संघर्ष नहीं। अकोला जिले में वाक़े हेतरून की आबादी तकरीबन 10,000 है। यहाँ ग्राम पंचायत में कुल अरकान की तादाद 13 है, जिसमें आदर्श गांव पैनल ने इख्तिदार हासिल किया है। इनके कामयाब होने वाले 8 अरकान में से 5 खवातीन हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए अज़्म के साथ नौजवान मेंबरान अपने गांव के लिए वो कर पाएंगे जिसका ख्वाब हर शहरी का होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर में जनता दल सेक्युलर के लीडरों और कारकुनों सेक्स स्कैंडल मामले को लेकर रियासती वजीर आबी वसाइल रमेश जारकी होली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान जेडीएस लीडरों और कारकुनों ने रियासती बीजेपी हुकूमत और रमेश जारकी होली के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज के बाद जेडीएस रायचूर यूनिट के सदर विरूपाक्षी ने मीडिया से बात करते हुए सेक्स स्कैंडल मामले की जांच कराने की हुकूमत से मांग की। कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए अमरावती जिले में 22 फरवरी से 8 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। ताहम वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से इस लॉकडाउन की सख्त मुखालफत की जा रही है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया गया। कोरोना कहर में अवामी खिदमात में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले समाजी कारकुनान, सहाफ़ी, पुलिस एहलकार, फैशन डिज़ाइनर, माहिरीन तालीम का भोपाल में एजाज़ किया गया। एपीजे कलाम सेंटर के ज़ेर एहतमाम भोपाल श्री शिवम ऑडिटोरियम में मुनक़्क़दा एजाज़ तकरीब में कोरोना जाबाजों को तौसीफ़ी सनद और ट्रॉफ़ी पेश की गई। एजाज़ तकरीब में मुमताज़ शायर और राजभोज ओपन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि मुमताज़ शायरा डॉक्टर परवीन कैफ और आईईएस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर रेतू यादव ने बतौर मेहमान ज़ीवकार शिरकत की और कोरोना जाबाजों का एजाज़ किया। एपीजे कलाम सेंटर के स्टेट हेड जावेद बेग ने अपने खिताब में कहा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में अभी समाजी खिदमात अंजाम देने वालों का एजाज़ किया गया है, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कोरोना कहर में अदबी खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज से सरफराज किया जाएगा। इस मौके पर मुमताज़ शायर डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी और डॉक्टर परवीन कैफ ने अपने बेहतरीन कलाम से सामीन को महसूस किया। इसका मतलब है कि साहब दर्द से, रंज से, तकलीफ से हलकान है हम। दर्द से, रंज से, तकलीफ से हलकान है हम। इतनी आबादी में रहते हुए वीरान है हम। रंज से, दर्द से, रंज से, तकलीफ से हलकान है हम। इतनी आबादी में रहते हुए वीरान है हम। इन दिनों खौफ का, बेचैनी का उन्वान है हम। इन दिनों खौफ का, बेचैनी का उन्वान है हम। एक बेदेखे से दुश्मन से परेशान, एक बेदेखे से दुश्मन से परेशान है हम। इन दिनों खौफ का, बेचैनी का उन्वान है हम। एक बेदेखे से दुश्मन से परेशान है हम। गम की ये धुंध छटेगी तो खुलेगा ये भी। गम की ये धुंध छटेगी तो वो खुलेगा ये भी।
किन मसाइल के सबब दर्द का उन्वान है हम। इन मसाइल के सबब दर्द का, अब इसमें जो एक खराब पहलू है वो नजर करता हूँ शायरी की जबान में कि इस मुसीबत में भी लोगों का बुरा चाहते हैं, इस मुसीबत में भी लोगों का बुरा चाहते हैं। शर्म आती है ये कहते हुए इंसान है हम। इस मुसीबत में भी लोगों का बुरा चाहते हैं। शर्म आती है ये कहते हुए इंसान है हम। जिसको देखो वो हिफाजत की कसम खाए है, जिसको देखो वो हिफाजत की कसम खाए है। ऐसा लगता है कि लूटा हुआ सामान है। जिसको देखो वो हिफाजत की कसम खाए है। ऐसा लगता है कि लूटा हुआ सामान है हम। हद तो तब हो गई अंजुम के कोरोना के लिए, हद तो तब हो गई अंजुम के कोरोना के लिए। हैरतें चीख के कहने लगी हैरान है हम। हैरतें चीख के कहने लगी हैरान है हम। हैरतें चीख के कहने लगी हैरान है। अब मैं मुझ पे इल्जाम है जन्नत से निकलवाने का, मैं कि जन्नत ही को दुनिया में उठा लाई हूँ। मैं कि जन्नत ही को दुनिया में उठा लाई हूँ और मैंने सब बेच दिया घर की खुशी की खातिर। मैंने सब बेच दिया घर की खुशी की खातिर। क्या वो मानेगा कि दामन को बचा लाई हूँ? क्या वो मानेगा कि दामन को बचा लाई हूँ? और इसको पीकर कहीं मर जाए न मेरा मुन्ना, इसको पीकर कहीं मर जाए न मेरा मुन्ना। आज बाजार से डर कर जो दवा लाई हूँ, आज बाजार से डर कर जो दवा लाई हूँ। और अब कुछ यूं से, जब अंधेरा मेरे आंगन में उतर आए तो दिल दुखता है। जब अंधेरा मेरे आंगन में उतर आए तो दिल दुखता है। वो मेरा चांद कहीं और नजर आए तो दिल दुखता है। वो मेरा चांद कहीं और नजर आए तो दिल दुखता है। हम संवरते ही रहें उसके लिए, हम संवरते ही रहें उसके लिए। वो मिलके पड़ोसन से चला जाए। हम संवरते ही रहें उसके लिए। वो मिलके पड़ोसन से चला जाए तो दिल दुखता है। कोरोना वबा के कहर ने गुज़िश्ता एक साल में कारोबार और रोजगार के अलावा तालीमी निज़ाम को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। मार्च में लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक स्कूल कॉलेजों का तालीमी निज़ाम पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सका है। लेकिन नए तालीमी सेशन की शुरुआत से पहले स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस और सालाना इम्तहानात के नाम पर पूरी फीस अदा करने का मुतालबा किया है। सालाना इम्तहानात में शामिल होने के लिए मुकम्मल फीस अदा करने का मुतालबा स्कूल और बच्चों के वालिदैन के दरमियान एक बड़ा मसला बन गया है। प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को तालीम दिलाने वाले गरीब वालिदैन के लिए स्कूल फीस अदा करना मुश्किल हो रहा है। स्कूल फीस में रियायत के मुतालबे को लेकर अब ये वालिदैन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एहतजाज करने को मजबूर हैं। 2 बच्चे फ्लोराडेल्स स्कूल मुरारीपुरम में पढ़ते हैं। सरकार के और शासन के साफ साफ सबको पता है, आदेश आए हुए हैं कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है, उनके पेरेंट्स आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके कोरोना काल में रोजगार भी चले गए हैं, उनके नाम ना काटे जाएं, उनको परीक्षा से ना रोका जाए। उसके बाद भी स्कूल वालों ने उनके नाम भी काट दिए, परीक्षा से रोक दिया गया है। जो मुनासिब हो वो फीस ली जाए। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।